अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला गहरे संकट में फंस गया है। सवाल यह है कि अगर मादुरो सरकार गिरी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है, ड्रग्स तो बहाना है, असली निशाना तेल खजाना है। तो अमेरिकी कंपनियां आसानी से तेल क्षेत्रों में वापसी कर लेंगी, ग्लोबल ऑयल मार्केट पर असर कम हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के लिए रणनीतिक फायदा ज्यादा होगा। राजधानी काराकस में हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। आइए इस बहाने जानते हैं कि मुश्किल में फंसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ कौन कौन से देश खड़े होंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत को सपना नहीं हकीकत बनाने के प्रयास है। अब सवाल ये भी है कि आखिर कैसे होगी विकसित भारत की तस्वीर? क्या होगा भारत का भविष्य? भारत किन किन क्षेत्रों में और ज्यादा विकास करेगा? तो क्या है मास्टर प्लान और आखिर क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति पहल? इसे भी जानेंगे आज। और इसके अलावा बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से सतर्क हो गई है। इसी साल होने वाले चुनाव पार्टी के लिए भी साख का सवाल बन चुके हैं। शाह के दौरे के बाद पार्टी एक के बाद एक रणनीति बनाने में लगी हुई है। अमित शाह के बंगाल जीत के मंत्र में अब बंगाल बीजेपी किस तरह से तैयारियां कर रही है, दौरे के बाद क्या है शाह का मास्टर प्लान, एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला की। एक ऐसा देश जो पहले से ही आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, राजनीतिक अस्थिरता है और तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं और अब सीधे अमेरिका के निशाने पर है। आज शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकस अचानक दहल उठी। अलग अलग 7 जगहों पर जोरदार धमाके किए गए। शहर के अलग अलग इलाकों में गूंजती विस्फोटकों की आवाजें और साउथ काराकस, जहां एक बड़ा सैन्य अड्डा है, वहां बिजली पूरी तरह से गुल कर दी गई। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और इसके तुरंत बाद वेनेजुएला सरकार ने इमरजेंसी भी लागू कर दी। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ खुली जंग का बिगुल फूंक दिया है? दरअसल बीते कई महीनों से अमेरिका की तरफ से हमले की चेतावनियां दी जा रही थी और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया। इन धमाकों से ठीक पहले वेनेजुएला ने 5 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। वॉशिंगटन ने इसे सीधे उकसावे की कार्रवाई बताया और सख्त एक्शन के संकेत भी दिए। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने कैरिबियाई इलाके में जबरदस्त तरीके से सैन्य तैनाती की, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जासूसी विमान और करीब 15,000 अमेरिकी सैनिक। अमेरिका ने ड्रग तस्करी के आरोपों के चलते कई नावों पर हमले भी किए, जिनमें 80 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इतना नहीं, वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर भी जब्त किया गया है। यानी साफ है कि अमेरिका दबाव की पूरी ताकत अब झोंक रहा है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने पूरा हमला किया तो वेनेजुएला को बचाने कौन आएगा? वेनेजुएला के साथ कौन खड़ा होगा? तो इसके लिए हमें सिलसिलेवार तरीके से उन देशों पर नजर डालनी होगी जो अमेरिका के कॉम्पिटिटर हैं या फिर अमेरिका के राइवल हैं। ऐसे में सबसे पहले नाम आता है रूस का। दरअसल रूस और वेनेजुएला पुराने दोस्त हैं। आर्थिक मदद की बात हो, हथियारों की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुला समर्थन देने की बात हो, ऐसा पहले भी कई बार देखा गया है कि रूस ने साथ दिया है। लेकिन आज रूस खुद यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। अब जानकारों की माने तो रूस इस वक्त वेनेजुएला के लिए कोई बड़ा सैन्य जोखिम लेने की स्थिति में ही नहीं है। मादुरो ने अक्टूबर में मदद मांगी थी, लेकिन समर्थन फिलहाल बयानों और फोन कॉल्स तक ही सीमित रहा। ऐसे में अब चीन की बात करें तो पता चलता है कि चीन अमेरिका की कार्रवाई का विरोध जरूर कर रहा है, लेकिन सीधे सीधे मैदान पर उतरने से वो भी बच रहा है। वेनेजुएला चीन के लिए बेहद अहम है, खासतौर पर तेल की वजह से, लेकिन बीजिंग अमेरिका से सीधी टक्कर नहीं चाहता। विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर वेनेजुएला का मुद्दा जरूर उठाएगा, लेकिन सैन्य मदद की संभावना बेहद कम है। मतलब चाइना सीधे तौर पर वेनेजुएला की मदद नहीं करेगा। लेकिन इस संकट में एक देश खुलकर सामने आया है और वो है कोलंबिया। खबर है कि कोलंबियाई राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि अमेरिका मिसाइलों से हमला कर रहा है। कोलंबिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है और फिलहाल कोलंबिया यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है, जिससे उसकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मायने भी रखती है। तो कुल मिलाकर
फिलहाल स्थिति ये है कि वेनेजुएला अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका का चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ भी ड्रग्स तो बहाना है और असली मकसद तेल खजाना है। अब देखना ये होगा कि ये टकराव कूटनीति पर रुकेगा या दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा। और चलिए अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसने भारत की सुस्त पड़ी मेगा परियोजनाओं को एक नई रफ्तार दे दी है। देश में दशकों से एक शिकायत रही कि परियोजनाएं शुरू तो होती हैं लेकिन पूरी होने से पहले पीढ़ियां ही बदल जाती हैं। यानी इतना लेट हो जाता है, शिलान्यास होता है, लोकार्पण होता है, लेकिन परियोजनाएं पूरी नहीं होती। अब रेल लाइन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, हाईवे की बात करें, प्रोजेक्ट पावर की बात करें, सब देरी की मिसाल बन गए। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, बताया जा रहा है कि इस रेल परियोजना का करीब 40% हिस्सा पूरा हो चुका है। 20 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाकी का 60% काम 11 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया गया। अब यही है जिसे सरकार कह रही है कि प्रगति की रफ्तार है। दरअसल इस पूरी परियोजना की लागत 42,760 करोड़ रुपए। इंजीनियरिंग के लिहाज से समझे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हिमालय को काटकर 38 सुरंगें बनाई गई, 943 पुलों का निर्माण किया गया। अगर यही काम पुरानी रफ्तार से चलता रहता तो ये रेल लिंक 2038 तक भी पूरी नहीं हो पाती। अब ऐसी ही कहानी है नवी मुंबई एयरपोर्ट की। अगर सुस्ती की वजहों की पहचान और समाधान नहीं किया जाता तो ये एयरपोर्ट भी 2049 से पहले शुरू ही नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ एंट्री हुई एक खास पहल की, प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंशन, मतलब सक्रिय शासन और समय पर काम पूरा करना। इस प्लेटफॉर्म के तहत देश की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को मॉनिटर किया गया, जिनकी कुल लागत 85 लाख करोड़ रुपए बताई गई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के मुताबिक प्रगति के तहत 50 बड़ी बैठकें हुई। इन बैठकों में 7,735 मुद्दे सामने रखे गए और उनमें से 7,156 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। इन मुद्दों पर 35% जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले हैं, 20% जंगल के, वन्य जीवों के और पर्यावरण के। बचे 18% तो ये रास्ते और उपयोग के अधिकार से जुड़े हुए हैं और बाकी कानून व्यवस्था, बिजली, वित्त और निर्माण से जुड़े हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 382 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की है। इनसे जुड़े 3,187 मुद्दों में से 2,958 का हल निकाला जा चुका है। यही नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पर 61 बड़ी सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा हुई। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करें तो, पीएम जन आरोग्य योजना की बात करें तो, पीएम आवास योजना की बात करें, पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, इस तरह की तमाम परियोजनाएं हैं जिनको इंप्लीमेंट किया गया जमीनी स्तर पर। अब आपको बता दें, प्रगति की शुरुआत 25 मार्च 2015 को हुई थी। यानी पीएम मोदी के सरकार में आने से 1 साल से पहले इस पहल पर चर्चा अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इस पर एक रिसर्च की। दरअसल इसकी नींव गुजरात में पहले ही रख दी गई थी। साल 2003 में नरेंद्र मोदी ने स्वागत प्लेटफॉर्म शुरू किया था। ये मॉडल इतना सफल रहा, अब वही सोच देश भर में प्रगति के साथ लागू की जा रही है। तो साफ है कि जब निगरानी मजबूत हो, फैसले समय पर हो और जवाबदेही तय हो तो दशकों में अटकने वाले काम सालों में भी पूरे हो सकते हैं। तो प्रगति का यही सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है कि जल्द से जल्द बड़ी बड़ी परियोजनाओं को समय से पहले पूरा किया जाए और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके पहले ही वहां सियासी चालें तेज हो चुकी हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय बंगाल दौरे के दौरान एक बड़ा दावा किया। अमित शाह का कहना है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। शाह ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अब सिर्फ मेहनत से काम नहीं होगा बल्कि जीत का पक्का इरादा करना होगा। उन्होंने खासतौर पर कोलकाता और आसपास की सीटों पर फोकस किया। अमित शाह का लक्ष्य है कोलकाता क्षेत्र की 28 सीटों में से कम 22 सीटों को जीतना और पूरे राज्य में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाना। दरअसल कोलकाता और आसपास के इलाके अब तक बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहे हैं।
2021 के विधानसभा चुनाव में जादवपुर, दमदम, जोरासांको, श्यामपुकुर जैसे क्षेत्र हैं जिनमें बीजेपी एक भी सीट नहीं ला पाई थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन इलाकों में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई। जोरासांको और श्यामपुकुर में बढ़त मिली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधान क्षेत्र में भवानीपुर से कई वार्डों में बीजेपी आगे रही, लेकिन इसके बावजूद कोलकाता के दिल में बीजेपी का कमल अब तक नहीं खिल पाया है। 2021 विधानसभा के नतीजे देखे जाएं तो पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की 294 सीटों में से बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी। हालांकि कोलकाता और आसपास की सीटों पर टीएमसी की पकड़ बनी रही और यहां बीजेपी अपना कमल नहीं खिला पाई। नंदीग्राम जरूर अपवाद रहा, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था सीएम रहते हुए, लेकिन ममता ने भवानीपुर उपचुनाव जीतकर वापसी कर ली। 2021 में बीजेपी को खासतौर पर उत्तर बंगाल, बांकुड़ा, पुरुलिया, पूर्व मेदिनीपुर, नदिया और उत्तर 24 परगना के मथुआ बहुल इलाकों में सफलता मिली। इन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति और मथुआ समुदाय के लोगों का खासा असर देखा जाता है। बीजेपी का दावा है कि 2014 में जहां उसे सिर्फ 17% वोट मिले थे, वहीं 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 38% तक पहुंच गया। अब पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और वाम दल पूरी तरह से हाशिए में चले गए हैं। बीजेपी अब बंगाल में मुख्य विपक्षी ताकत बन चुकी है और इसके अलावा अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ, आर्थिक पिछड़ेपन जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार हमला भी बोला है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2026 में बीजेपी सच में बंगाल की सत्ता का किला फतेह कर पाएगी या फिर ममता बनर्जी की वापसी होगी। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता एक बार फिर मौका देगी। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।